नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसे मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूं जिसमें भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, मईशत कितनी अच्छी है, सेहतमंद है, हरी भरी है, इसके बारे में बता चुका हूँ। जीडीपी के आदाद व शुमार या ऐसे इन्फ्लेशन का कम होना। अब ऐसा ही एक दूसरा जो है आंकड़ा हमारे सामने आया है और वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। क्या होता है कि हम अपने मुल्क में हमारे अपने जो व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जैसे टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अदानी हो। लेकिन उसके साथ साथ जब बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट हिंदुस्तान में सरमायाकारी करते हैं तो वो सोने पे सुहागा होता है। उसमें दो तीन फायदे हैं। एक तो बाहर से पैसा आता है हिंदुस्तान में। अब जाहिर है, बाहर से पैसा आता है, नई इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस खड़ी होती हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। नौकरियां मिलती हैं तो उसकी वजह से उसका एक डोमिनोज इफेक्ट होता है। भारत में जो भी नई सरमायाकारी होती है तो उसकी वजह से मुकामी लोगों को नौकरियां मिलती हैं और उसका एक डोमिनोज इफेक्ट होता है। जाहिर है, किसी के हाथ में स्पेंडेबल अमाउंट आएगा तो वो यहीं पे खर्चा करेगा, तो वो समझो दुकानदार को देगा, दुकानदार कमाएगा, फिर वो दूसरे को देगा। इस तरह से पूरे मुल्क में उसका असर पड़ता है। इसके अलावा एक दूसरा फायदा, ज्यादातर बाहर से जो भी सरमायाकारी होती है तो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, ये लोग, मैं मानता हूँ, हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। और जब वो यहाँ पर कोई भी नया अपना मंसूबा लगाते हैं तो वहाँ की टेक्नोलॉजी भारत में आती है और भारत वालों का टेक्निकल स्टैंडर्ड भी ऊपर हो जाता है। और फिर उससे अभी मैं इस सिलसिले में आपको बताऊं, आप सोचिए, कोरोना के ज़माने में चीन में जो है चीन वालों की स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी। एक भी बंदा निकलता था अगर कोरोना का पेशेंट तो पूरे शहर पे लॉकडाउन लगा देता था शी जिनपिंग, जिसकी वजह से एप्पल वालों ने आईफोन हिंदुस्तान में बनाना शुरू किया। अब ये 2-3 सालों में ये हालत हो गई है कि भारत से $20 बिलियन की एप्पल के आईफोन बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जाहिर है, न सिर्फ भारत उससे कमा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ भारत वालों का टेक्निकल स्टैंडर्ड भी उतना बढ़ चुका है। और जैसा मैंने अर्ज किया कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा आया है अभी ताज़ा पहले क्वार्टर का, यानी भारत का जो माली साल में कई मरतबा बता चुका हूँ, अप्रैल से शुरू होता है, दूसरे साल के मार्च में ख़त्म होता है। पहला क्वार्टर है अप्रैल से लेकर जून तक। तो इस साल के पहले क्वार्टर में भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आया है वो आया है $22.4 बिलियन। पहले क्वार्टर में भारत में तकरीबन $22.5 बिलियन, तकरीबन
2 लाख करोड़ के नज़दीक हो गया हिंदुस्तानी, और ये डॉलर की शक्ल में आता है, जिसकी वजह से भारत के रुपए को तकवीत पहुंचती है और उसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजी भी आती है। अच्छा, ये जो आंकड़ा है, जो नंबर है, ये पिछले साल इसी क्वार्टर में भारत में जितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई थी उससे 26.5%, 26.5% ज़्यादा है। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे साल में इंशाल्लाह $100 बिलियन तक भारत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पहुंच जाएगा। ये अलग बात है कि भले ही इतने डॉलर बाहर से आते हैं, फिर भी कुछ लोग पूछेंगे फिर भारत का रुपया मजबूत क्यों नहीं होता। हालांकि अभी तो ताज़ा ताज़ा तकरीबन ₹1 और गिरा दिया है। कहने को तो फ्री फ्लोट है, लेकिन ये भारत की जो रिजर्व बैंक है ना, वो मैनेज करती है। बावजूद इसके कि $100 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर एनम, उसके साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो भी लगातार इन्वेस्टमेंट भारत के शेयर मार्केट में लगाते रहते हैं, उसके बावजूद भारत का रुपया आप मजबूत होता नहीं देखेंगे। ये सब मैनेज होता है, भले ही किसी को अच्छा न लगे, लेकिन भारत की सरकार ये मैनेज करती रहती है। और मैंने जैसे अर्ज किया कि इसकी एक वजह, ये जो भारत में इतना सर्ज है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, उसका एक वजह जो है चीन के शी जिनपिंग की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज भी है। यानी ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है भारत में, किन सेक्टर्स में हो रही है, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। एक तो कम्युनिकेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत आम होता है, बिजली और तवानाई, ऊर्जा, एनर्जी में, एनर्जी सेक्टर्स में हो रही है ये। अच्छा, मैं इस सिलसिले में आपको बता दूं, अभी एक खबर और आई है इसकी। आंध्र प्रदेश में जो है वो एक कंपनी 50,000 करोड़ जो है वो लगाने जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, और वो तकरीबन ये ब्रुकफील्ड कंपनी है, उसका नाम, 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा और 9.25 गीगावाट 8,660 मेगावाट बिजली बनाएंगे, विंड फार्म से, सोलार से, और ऐसे ही जो नॉन ट्रेडिशनल होते हैं और जो ग्रीन एनर्जी होती है ये बनाएंगे। तो मैंने अर्ज किया कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में आ रही है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा आ रहा है, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होता है और भारत का टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड भी जो है वो अपग्रेड होता रहता है। अच्छा, उसके अलावा जो है बेंगलोर में जो है शेवरॉन कंपनी, अमेरिका की बड़ी मशहूर कंपनी है, ऑयल कंपनी है, वो यहाँ पर जो है अपना R&D सेंटर लगा रहे हैं, और उसमें जो वो है $1 बिलियन यानी तकरीबन 8,500 करोड़ रुपया हिंदुस्तानी का इन्वेस्टमेंट करेंगे। $1 बिलियन का बेंगलोर में ऑफिस लगाएंगे और जाए 5-10 हज़ार लोगों को नौकरी मिलेगी वहाँ पर। और वो जब यहाँ पर जो टेक्निकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे ऑयल सेक्टर की, तो उससे भी हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखें तो मैं जो पिछले प्रोग्राम्स में, कई प्रोग्राम्स में बता रहा हूँ आपको कि क्यों भारत बाकी दुनिया की मंजूर नज़र बनता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह या 2 वजूहात हैं। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। जब अमन अमान की सूरत हाल अच्छी होगी तो बाकी दुनिया के जो सरमायाकार होंगे वो भारत में पैसा लगाना चाहेंगे, जिसकी वजह से अभी
शायद किसी को अच्छा न लगे, मैं कई मर्तबा बता चुका हूँ, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा न होना भी वहाँ पर FBI के न होने की एक सबसे बड़ी वजह है, जिसको पाकिस्तानियों को दिमाग में रखना चाहिए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।